हेलो गाइज, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। गाइज, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर विकास लेकर आई हूँ, जो कि आज विकास चैप्टर के जितना क्वेश्चन है उसका आंसर बताने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए और बढ़ते हैं विकास चैप्टर के क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं कि सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ओके, तो देखिए फर्स्ट नंबर है प्रति व्यक्ति आय, फिर ख में है औसत साक्षरता स्तर, ग में है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और घ में है उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी। ओके, फिर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो क बांग्लादेश, ख श्रीलंका, ग नेपाल और घ पाकिस्तान। तो आपका श्रीलंका हो जाएंगे आंसर। ओके, चलिए फिर बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवार की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या होंगे। पहले देखिए, टोटल परिवार है 4 परिवार है और प्रत्येक परिवार में 5,000 रुपया करके मुनाफा होते हैं। तो आपको कितना हो जाएंगे, आपका हो जाएंगे 20,000 रुपया हो जाएंगे। ओके, और 20,000 रुपया में से 20,000 रुपया ख्याल रखिए, और 20,000 रुपया में से आपको देखिए 4,000 रुपये फर्स्ट परिवार का, फिर दूसरा परिवार का 7,000 रुपये, फिर तीसरा परिवार का 3,000 रुपये। तो इसका टोटल करते इसका टोटल हो जाएंगे देखिए 0 0 0। ओके, तो 7 3 10 और 4 14, 14,000 हो जाएंगे। ख्याल रखिए, पहले हो गए थे आपका 20,000 रुपये टोटल इनकम। तो 20,000 में से अगर 14,000 रुपया लेस कर देंगे तो बचेगा कितना, 6,000 रुपया बचेगा। ओके, तो 6,000 रुपये ऑप्शन कहाँ है, घ नंबर आपका आंसर हो जाएंगे। ओके, फिर बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई है तो वे सीमाएं क्या है। तो चलिए इसका बढ़ते हैं उत्तर की ओर। देखिए 4 का उत्तर जो कि हैंड रिटन वाला है। ओके, चलिए 4 का उत्तर होंगे कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए केवल आय ही काफ़ी नहीं है, कई अन्य कारकों के विकास को प्रभावित करता है, जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि विश्व बैंक द्वारा प्रयोग किए गए मापदंड की अपनी सीमाएं हैं। फिर बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। चलिए इसका बढ़ते हैं उत्तर की ओर। देखिए 5 का उत्तर है UNDP जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का प्रयोग भी करता है। यह अन्य कारकों जैसे शिशु मृत्यु दर, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल में नामांकन आदि को उनका महत्व देता है। इस तरह से UNDP पर उन सभी कारकों की विवेचना करता है जिससे लोगों के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ता है और लोगों की उत्पादकता बढ़ती है। फिर बढ़ते 6 क्वेश्चन की ओर। देखिए 6 क्वेश्चन है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं।
इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका बढ़ते उत्तर की ओर। देखिए 6 का उत्तर है, जब ही हम एक बड़े सैंपल का आकलन करते हैं तो यह आंकड़ों का आकलन करना मुश्किल होता है। इसलिए ऐसा स्थिति में औसत का प्रयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। औसत की अपनी सीमाएं भी होती है। कई बार औसत से सही चित्र सामने नहीं आता है। उदाहरण के लिए प्रति व्यक्ति आय के वितरण का पता नहीं चल पाता एवं जनसंख्या में गरीबों की अनुपात का भी पता नहीं चलता है। फिर पैराग्राफ छोड़ के लिखना है कि भारत में पिछले 2 दशकों में प्रति व्यक्ति आय में ज़बरदस्त वृद्धि हुई, लेकिन इनके साथ ही गरीबों की संख्या से भी तेज़ी से वृद्धि हुई है। चलिए फिर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए क्या उपयोग नहीं करना चाहिए? क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं उत्तर की ओर। देखिए 7 का उत्तर है, सबसे धनी राज्य होने के बावजूद पंजाब में केरल की तुलना में शिशु मृत्यु दर अधिक है। पंजाब की तुलना में केरल में कक्षा 1 से 4 तक बच्चे की उपस्थिति दर अधिक है। इससे पता चलता है कि मानव विकास सूचकांक में केरल एक बेहतर राज्य है। फिर कुछ पैराग्राफ छोड़कर लिखना है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है। राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन अन्य मापदंडों के परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती है? तो चलिए बढ़ते हैं 8 के उत्तर की ओर। देखिए 8 का उत्तर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जलावन की लकड़ी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वाहनों के लिए पेट्रोलियम एवं डीजलों के उत्पादों का इस्तेमाल होता है। कुछ पैराग्राफ छोड़ के लिखना है, आज से 25 वर्ष बाद जलावन की लकड़ी मिलना कठिन हो जाएगा, क्योंकि तेज़ी से वनोन्मूलन हो रहा है। जीवाश्म ईंधन भी तेज़ी से घट रहा है। इसलिए हमें किसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को जल्दी ही विकसित करना होगा। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से पूरे देश की ऊर्जा की ज़रूरत को आसानी से पूरा किया जा सकता है। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए 9 का उत्तर होंगे कि विकास का मतलब केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना भी है। कुछ पैराग्राफ छोड़ के लिखना है कि धारणीयता का मतलब होता है ऐसा विकास करना जो आने वाले कई वर्षों तक सतत चलता रहे। यह तभी संभव होता है जब हम संसाधनों का दोहन करने की बजाय उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। इस कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है? चर्चा कीजिए। चलिए बढ़ते हैं 10 के उत्तर की ओर।
देखिए 10 का उत्तर है, हम जानते हैं कि धरती के पास इतने संसाधन है कि वे हमारे जीवन में कम नहीं पड़ने वाले हैं, लेकिन हमें अपने ज़िंदगी के आगे भी सोचना होगा और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचना होगा। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमें अपने लोभ पर काबू पाना होगा और प्रकृति से केवल उतना ही लेने की आदत डालनी चाहिए जितनी ज़रूरत है। चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बताने से पहले बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 आपको नहीं पढ़ना है। ओके, यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हो। ओके, चलिए बढ़ते इसका उत्तर की ओर। देखिए 11 का उत्तर है, जब मनुष्य अपने लालच के कारण संसाधनों का दुरुपयोग करता है या आवश्यकता से अधिक उनका प्रयोग करता है तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, उनका आक्रमण होने लगता है। वनों के निरंतर कटे जाने और कारखानों से उठने वाले धुएं तथा विषैली पदार्थ के निरंतर निकलने या निकलते रहने से पर्यावरण निरंतर दूषित होता रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो गाइज, आपका विकास से रिलेटेड जितना क्वेश्चन था आपका सब कंप्लीट कर दिए हैं। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।